सभी को नमस्कार। हाँ जी, तो कल जितनी बातचीत दिन भर में हुई है, कोई बोल सकता है हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे? माइक। सोम भैया, जी नमस्कार। आपने कल लास्ट में वो बात की थी, हॉल में मानव का रोल। तो मुझे आज लगता है कि आप हॉल में ऐसा दर्शन दिखाने वाले हो, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि कल आपने अवकाश, स्पेस, असीम, अनंत, निराकार, पारदर्शी, अखंड, अद्वितीय, अप्रमाणित जो बात बताई है, वो बहुत अलौकिक जैसी बात मुझे लगती है। और लास्ट में आपने ऐसी बात भी बोली थी जो अच्छी बात होने वाली है, कुछ खुला ओपन होगा। तो इसलिए रात को भी विचार किया था कि ऐसा क्या खुलने वाला है। इसलिए बस एकदम ध्यान लगा के सुनना है आज। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ भैया, कल जो विषय आया वो पूर्णतः लौकिक ही है, अलौकिक जैसा कुछ नहीं है। ये समझ में आया कि मानव जीवन के मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। और क्यों जीना है, इसके पूर्व हम ये समझें कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी हम इस सृष्टि के अंग हैं, सृष्टि के जो नियम हैं वही हमारे भी नियम हैं, उनसे अलग नहीं है। हम कोई विशिष्ट या अलौकिक नहीं है। और मानव का जो समस्त प्रयास है वो सुख के लिए है। हमारी अति अपेक्षा ही हमारे दुख का कारण है। तो हमें पहले अपने को समझना होगा और अपनी अपेक्षाओं के स्तर को समझना होगा, और जिससे अपेक्षा कर रहे हैं उसके अंदर पूरा होने की, उसको पूरा करने की योग्यता है या नहीं है। और ज्यादा इस बात पर फोकस करना होगा कि हम दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरें। ये कुछ मुख्य बातें मेरे समझ में आई। दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे कि हम सही अपेक्षाओं पे खरा उतरे? हाँ, ये हम सही अपेक्षाओं पे खरा उतरें। नमस्कार। जी 2 दिन की यात्रा में काफी कुछ समझ में आया। सबसे पहले तो हमारी खुशी का आधार हमारे भाव और विचार है, और सही भाव और विचार निरंतर है तो हमारा सुख उसमें है। एक ये बात समझ में आई। कल गोष्ठी में एक बच्ची ने, काफी छोटी बच्ची थी, जो हम बड़े लोग नहीं समझ पाए, उसने एक ही लाइन में कल गोष्ठी में समझाया। मैं सही में उसको बहुत मानता हूँ। उसने सिर्फ इतना बता दिया, उत्सव पूर्वक जीने की क्रिया माना जीवन। बस ये बहुत अच्छी गोष्ठी रही कल। वो बच्ची से मैं काफी कुछ सीखा। और एक प्रश्न था सर, भैया, जैसे अभी कल एक टॉपिक चला था कि दूसरों की आदतवश हम परेशान होते हैं। जैसे अभी किसी की आदत है हॉर्न हॉकिंग करना, ये करना, उसकी आदत है, उसको मजा आता है, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूं। तो जैसे हमारी भी कई आदतें ऐसी होगी कि हमसे भी कई लोग परेशान होते होंगे। तो माना ये आदत कैसे आती है जीवन में और उससे कैसे निजात पाई जाए, थोड़ा ये भी मुझे एक सवाल था, उस पर भी थोड़ा आप बताइएगा। नमस्कार। देखिए, हम दूसरों की किसी आदत से परेशान हो या दूसरा हमारी से परेशान हो, उसके मूल में ये है कि वो खुद से, अपने आप से परेशान है। देखो, हम बहुत खुश होते हैं, उस बीच में बच्चा कोई हरकत करता है
तो हम लेट गो कर देते हैं, कोई बात नहीं बोल देते हैं, है ना, उसको हम पचा पाते हैं। और हम पहले से ही परेशान हैं और सामने वाला कुछ नहीं भी करता है तो भी गुस्सा आता है। तो इससे समझ में आया कि हम किसी से परेशान हो रहे हैं या कोई हमसे परेशान हो रहा है, उसके मूल में ये है कि हम ही अपने आप से परेशान हैं। हम ही अपने आप से खुश नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, जैसा जी रहे हैं उससे खुश नहीं हैं। तो सार बात इतनी है कि आदतें तंग नहीं कर रही। कोई आदतें, कोई चीजें हमको अपनी खुद से परेशानी का आईना बन जा रही। मैं परेशान हूं और कोई आईना दिखा देता है, तो उसमें मुझको लगता है कि मैं दूसरे के कारण परेशान हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपने में परेशान हूं और वो घटना उस परेशानी को व्यक्त होने का माध्यम बन गई। उस घटना के माध्यम से मेरे अंदर की परेशानी गुस्से के रूप में व्यक्त हो गई, इरिटेशन के रूप में व्यक्त हो गई, खराब लगने के रूप में व्यक्त हो गई। सच्चाई ये है कि मैं अपने आप से परेशान हूँ, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। तो काम आदतों पे बहुत नहीं करना है, काम इस बात पे करना है कि मैं अपने आप से खुश कैसे रहूं, तो मेरे भाव और विचार सुखदायी कैसे हों। काम इस चीज पे करना है। बाकी इसकी रोशनी में कोई आदत ठीक नहीं हुई तो अपने आप हो जाए, ध्यान चला जाए। तो आदत से निजात पाने का तरीका मतलब ऐसे ही। आदत से निजात पाने का तरीका बहुत स्ट्रगल वाला है, उसमें अपन और परेशान हो जाते हैं। 4 बजे उठने वाले को कहा जाए तुम 8 बजे उठो तो बहुत परेशान हो जाएगा। 8 बजे उठने वाले को कहा जाए तुम 4 बजे उठो, वो बहुत परेशान हो जाएगा। और दोनों ने ही कोई पहाड़ तोड़ लिया ऐसा है नहीं। तो कोई बात नहीं, जिसको 8 बजे उठना है वो 8 बजे उठ जाओ, जिसको 4 बजे उठना है वो 4 बजे उठ जाओ। लेकिन सार ये है कि उठने के बाद क्या करोगे, तो उठने के बाद क्या करना है वो तय नहीं है। तो यदि मानव लक्ष्य का पता नहीं है तो हम कुछ खाने पीने में और खाने पीने का सामान बटोरने में और कुछ चिल करने में ही टाइम बिताएंगे। इससे तृप्ति नहीं आती है, टाइम पास होता है, अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन जिंदगी के जब लंबे लौट के पीछे देखते हैं तो मुट्ठी में कुछ नहीं आया। वो मुट्ठी में कुछ नहीं आया, ये बहुत अपने आप में खालीपन लगता है। तो टाइम पास करना उपलब्धि नहीं है, सारा टाइम इन्वेस्ट करना है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, सद्व्यय ही कमाई है। जो राइट इन्वेस्टमेंट है वही कमाई है, अपव्यय ही गंवाई है ना। दूसरा एक सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। अब ये सदुपयोग दुरुपयोग कैसे डिफाइन होता है, सद्व्यय अपव्यय कैसे डिफाइन होता है, तो जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो सद्व्यय है। और जो इससे विपरीत है, अब आप नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते, है ना, झगड़ा नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, तो भी आप टाइम पास ही कर रहे हैं, तो भी जिंदगी में निकल कुछ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जिंदा रहना, संवेदनहीनता के साथ जिंदा रहना कि संवेदनशीलता के साथ जिंदा रहना, है ना, अमीरी के साथ जिंदा रहना कि गरीबी के साथ जिंदा रहना, अशिक्षित होकर जिंदा रहना कि शिक्षित होकर जिंदा रहना, ये सारी बातों को करेंगे तो कुल मिला के कुछ भी ठोस हाथ में नहीं आ रहा है। और उसी की नाराजगी है। मेरी नाराजगी इतनी है कि इतने साल लगाने के बाद कुछ ठोस हाथ में नहीं आया, बस ऐसी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, हमने पढ़ाई में पढ़ा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन कल जो आपने केमिकल प्रोसेस जो बताया कि पानी बनता है H2O से, नमक बनता है NaCl से, तो H और O दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे जो नमक बनता है उसमें जो 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने जीवन विद्या से मैच किया तो जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर उसको जीवन विद्या से मिला दिए तो अब अपना कैरेक्टर छोड़ दो और दोनों छोड़े हुए तो एक अच्छा बढ़िया सा कुछ मीठा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने कही मैं उसको रिपीट कर देता हूं। हाइड्रोजन जलने वाली चीज है, ऑक्सीजन जलाने वाली चीज है, वैसे भी Na और Cl भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है।
तो एक जलने वाला, एक जलाने वाला, दोनों इस तरह से रासायनिक क्रिया करते हैं कि सबकी प्यास बुझाने वाले हो जाते हैं। प्यास बुझाने का गुण ना हाइड्रोजन में है ना ऑक्सीजन में है, लेकिन रासायनिक क्रिया के फलन में एक तीसरा आचरण आ गया जिसमें कि प्यास बुझाने की हैसियत आ गई। ऐसे ही मानव में भी एक जलने वाला होता है, एक जलाने वाला होता है। दोनों ज्ञान की रोशनी में ऐसा मिलते हैं कि पड़ोसियों की प्यास बुझाने के लायक हो जाते हैं, है ना। यहां भी दोनों ने अपने आचरण को छोड़कर किसी तीसरे आचरण को त्याग स्वीकार कर लिया। तो हम चाहते तो यही है कि हम सबकी प्यास बुझाने के लायक हो जाएं। उसके मूल में चाहते तो यही है कि अपनी प्यास बुझ जाए। अपनी प्यास बुझ जाए, उसका सही एड्रेस हमारे पास नहीं है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कुछ भी कर लो, पूरा संसार घूम लो, है ना, तो पैसे की औकात नहीं है, पद की औकात नहीं है कि वो जिंदगी को भर सके, कि वो जिंदगी की प्यास को भर सके। धन और पद कोई खराब चीज नहीं है, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को व्यक्त करने के साधन है। तो धन और पद साधन है, साध्य नहीं है। धन और पद मेरी पहचान का आधार नहीं है, मेरा आचरण ही मेरी पहचान का आधार है। तो जब तक वो आचरण मेरे पास नहीं है, मेरा खुद पे ही मेरी हवा निकली ही रहती है, क्योंकि आपको अपने अंदर पता चलता ही है कि आपके भाव और विचार में क्या क्या चलता है और वो कितने निम्न स्तर का है। तो बाहर चाहे कोई भी परेशानी नहीं है, फैमिली ठीक है ना, भौतिक चीजें ठीक ठाक हैं, इज्जत भी ठीक ठाक मिल रही है समाज में, लेकिन अंदर से हवा निकली ही रहती है, क्योंकि अंदर का मामला तो ठीक नहीं। तो अंदर का मामला भी ठीक हो जाए, बाहर का मामला भी ठीक हो जाए, इस बात की आवश्यकता है। बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, नमस्ते सर। मेरा नाम रवि है। मैं राजकोट के बाजू में गोंडल गांव से आया हूँ। बढ़िया। मैं चीज के बारे में सर आपकी क्लियरिटी थोड़ी मांगता हूँ। कल आपने एक बात बोली थी कि वो जो आपने कुछ बिजनेस चालू किया था, मतलब कोई कपड़े का कामकाज था और उसमें आपने कुछ लांच की बात आई थी, लांच देने की, और तब आपके शायद ऐसा हुआ था कि आपने दे दी थी लांच। लांच दे दी थी, रिश्वत नहीं दी थी, बंद कर दी। हाँ, वो कुछ ऐसा प्रवाह था। और दूसरे एग्जाम्पल में आपने ऐसा कहा था कि जो आदमी इतने दिन तक लांच ले रहा था, मतलब कि मैं 1 महीने में 2 लाख से ऊपर लांच लेता था, वो अपनी मर्जी से ही लेता था। फिर कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगा कि अब मेरे को जरूरत नहीं है। तो इस बात में मैं आपकी क्लियरिटी थोड़ी मांगता हूँ कि ये अब आज की डे टू डे लाइफ में ये बात सही है कि लांच सही है या गलत, मतलब कि आप उसके सामने होकर उसको बोले कि चलो मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगा, और वो सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। तो इसलिए कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया कि बेसिकली सामने वाला भी जो रिश्वत मांग रहा है वो भी सुखी होना चाहता है, और उसने मान रखा है कि मैं पैसे से सुखी होऊंगा। तो यदि किसी ने मान रखा है कि मैं पैसा पाके सुखी होऊंगा और अनलिमिटेड पैसा मेरी जरूरत है, तो करेगा ही। इसका मतलब है कि उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम तुरंत तो उसको ठीक नहीं कर सकते और अपना काम भी बंद नहीं करा सकते। तो इसको ये समझ के कि एक तो ये समझ के कि ये नासमझी टैक्स है, हम मानव नहीं बने, दूसरे को मानव नहीं बनाया, हम केवल शरीर को, स्वयं को शरीर मानते रहे, जिंदा रहने को जीना मानते रहे, और इसलिए हम भी कई जगह गलती करते हैं, सामने वाला भी कर सकता है। तो जब तक सामने वाला समझदार नहीं बनेगा तब तक ये नासमझी टैक्स पटाना पड़ेगा। तो उस रिश्वत को नासमझी टैक्स बोल के पटाओ, साथ में समझने का काम जम के करो, और अपने वातावरण में समझने के काम को फैलाओ। कोई दिन वो चीज उस तक भी पहुंच जाएगी, उसको भी समझ में आ जाएगा कि मानव ज्ञान पूर्वक सुखी होता है, पैसे की आवश्यकता आवश्यकता अनुसार है, इसको हम चर्चा करेंगे।
तो धीरे से वहां से भी रास्ता निकल आएगा। तो यही मान लो ना, भी अपन कमा के कुछ पैसा दान देते, तो उधर दान दे दिया ना समझी टैक्स मान के, हम समझदार नहीं हुए, दूसरे को समझदार नहीं बनाया, तो ये टैक्स कभी भी किसी पे कितना भी लग सकता है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो उस कष्ट को, उस पीड़ा को प्रेरणा में बदला जाए कि ये हमारे ही कर्म हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मानव होने के नाते हमारा मूल काम है कि हम मानव बने और दूसरे को भी मानव बनने में सहयोग दें। बाकी ठीक है, तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो अब किसी अपन आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आदर्शवाद में स्ट्रगल निकलता है, फाइनली सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड मतलब कि अपन जब जहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग अपने विरोध में हो जाए, तब भी हम अपना काम चालू रखें बिना रिश्वत लेने का। अब मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो बिल्कुल कुछ और कहा। मैंने तो ये कहा कि यदि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और सामने वाला कोई अधिकारी आता है और उसने ये मान ही रखा है कि बिना पैसे के काम नहीं होता है, तो उसको भैया दे दो, ये मानते हुए कि हम मानव नहीं बने, सामने वाले को मानव नहीं बनाया और ये नासमझी टैक्स है जो हमको पे करना पड़ेगा। इसका इलाज क्या है? हम भी मानव बने और पूरे वातावरण में लोगों को मानव बनने के लिए मैकेनिज्म बनाएं, ताकि सभी लोग मानव बने और सभी लोग एक दूसरे के साथ ठीक से जिए। हम भी अपने घर के लोगों के साथ गलती करते हैं कि नहीं? केवल पैसा लेना ही एक थोड़ी हमारी समस्या है। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? भाई कोई पैसा लेके चला गया, कोई तो घर में जान ही ले रहा है। ये जो हम एक दूसरे की जान लिए पड़े हैं घर में, ये भी तो कष्ट है ना। तो क्यों जान ले रहा है, और क्यों अपने ही हमारी जान ले रहे हैं या हम अपनों की जान ले रहे हैं? इसका मतलब इतना ही हुआ कि जब तक नासमझी है, हम कोई ऐसा आचरण करेंगे ही जिससे हम भी दुखी होते हैं, सामने वाला भी दुखी होता है। ये क्या है? नासमझी टैक्स। हम मानव नहीं बने, अपने परिवार के लोगों को मानव नहीं बनाया। इसका मतलब क्या करें? एक ही काम करना है, मानव लक्ष्य। सभी समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो केवल अब तक जो हम सोच के चल रहे थे कि पैसा कमा लेंगे तो जीवन में बाहर आ जाएगी, कोई पद पालेंगे तो जीवन में बाहर आ जाएगी, अब हमको ये सब करने के बाद पता चला कि इनकी हैसियत ही नहीं है। तो संसार में किसी पद की ये हैसियत नहीं है कि उसके कारण मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाए। संसार में किसी पद की ये हैसियत नहीं है कि उसके कारण मेरे परिवार के संबंध अच्छे हो जाएं। तो धीरे से हमको धन और पद की औकात समझ में आ रही है। जो हमने इसको ओवर इवैल्यूएट कर रखा था, इसकी औकात को जितना है उससे अधिक मान रखा था, उसको नॉर्मल करने की जरूरत है ना। इसलिए बार बार कहता हूं कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि जिंदा रहने का सामान अलग है। खाना पीना, उठना बैठना, गाड़ी मकान, ये सब जिंदा रहने के सामान है। और पद का भी इतना ही मतलब है कि मैं कुछ लोगों को कुछ काम करने के लिए बोल सकता हूँ, कुछ लोगों को इधर से उधर कर सकता हूँ, कुछ पैसा इधर से उधर कर सकता हूँ, इसका नाम पद है। अपने में समझदारी नहीं है तो हम दूसरे को कोई समझदारी की बात कर नहीं सकते। तो आज कल से हमने ये ओपन किया है कि जीने का सामान क्या है। तो जीने का सामान क्या है? जीने का सामान ज्ञान है, समझण है, समाधान है। तो उसको धीरे धीरे अब खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर, हाँ सर, हाँ जी। अभी आपने ये बात चलती थी, उसमें मेरा दिमाग में एक प्रश्न उठा कि हम जो यात्रा पर निकले हैं मानव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो उस यात्रा में हम मानते तो है कि सामने वाला जो है वो मानव नहीं है और मैं भी मानव नहीं हूं। उस यात्रा पर चलते चलते इस वक्त मैं बनने का अथवा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलता हूं, उस टाइम पर कुछ ऐसे कोई सिद्धांत वगैरह तो होगा ही नहीं। तो ये काम तो मानव लक्ष्य प्राप्त करने में योग्य नहीं है, तो फिर भी मैं क्यों उसको रिश्वत दूं? वो भी एक नहीं, आप नहीं दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको चूज करना है
यहाँ से कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं कि आपको देना है कि नहीं देना है। सही। आपकी मनस्थिति में, आपकी परिस्थिति में जो आपको उचित लगता है करिए। तो फिर उस टाइम पर ऐसा भी होता है कि नहीं देने से कुछ सरकमटेंसेस बढ़ जाते हैं, दे दीजिए। तो फिर वो मानव लक्ष्य में प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें आती है कि हम नहीं आती, मेरे व्यवहार में नहीं आती। यदि आप समझ के देते हैं, क्या समझ के देते हैं, यदि फिर से वही कहूंगा, अभी आगे चलने दो, धीरे धीरे क्लैरिटी आने दो, तब जाके हम इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। सारा जो लोचा है वो अपने ही भाव और विचार में होते रहता है। देखो पैसे का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 2 लाख रुपया किसी को दान दे दिया कि मैंने 2 लाख रुपया किसी को रिश्वत दे दी, फाइनली मेरी जेब से 2 लाख गया। सारा मेरे भाव और विचार में कुछ फर्क पड़ता है। जब मैं दान देता हूं तो मेरे को गर्व होता है कि मैं किसी के काम आया, और जब मैं कोई मेरे से ले जाता है तो मेरे को लगता है कि किसी ने जबरदस्ती मेरे से ले लिया, ये उसका नहीं था। तो जब हम बड़े कैनवस पे चीजों को समझेंगे तो इन चीजों को कैसे डाइजेस्ट करें और कैसे धीरे धीरे इन चीजों से मुक्त हो पाएंगे, उसका बिना विरोध के रास्ता निकलेगा। निर्विरोध कोई रास्ता, देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपसे 3 बातें कर देता हूं। 3 चीजें हैं, गलती का शमन, गलती का दमन और गलती पर विजय। ये 3 तरीके हैं। गलती का शमन मतलब उसको मैनेज करना, शमन मतलब मैनेज करना, दमन मतलब कुचल देना, दबा देना, और विजय का मतलब है जिस मानसिकता से सामने वाला वो गलती कर रहा है उस मानसिकता को ही खत्म कर देना ताकि वो भी गलती ना करे। ये गलती पर विजय है। तो अब तक हमने 2 प्रयोग करके देखे हैं, गलती का शमन और गलती का दमन। शमन मतलब मैनेज करना, दमन मतलब उसको कुचल देना। दोनों से ही गलतियां ठीक नहीं हुई हैं। आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपकी ताकत ज्यादा है, आप सामने वाले को निपटा देते हो। 10 साल वो इंतजार करता है, उसकी ताकत आ जाती है, वो आपको निपटा देता है। तो हम सभी एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और फाइनली जिंदगी निपट गई है। इससे निकला कुछ बहुत नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि निपटने निपटाने की बजाय समझने समझाने की जरूरत है। समझने समझाने की जरूरत है। मूलतः इस बात पे भरोसा किया जाए कि मानव गलती करना नहीं चाहता है। यदि इस बात पे भरोसा करेंगे तो मानव गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुखी होना चाहता है। उसके सुखी होने के लिए उसे मान रखा है कि अनलिमिटेड पैसा मेरी जरूरत है। उसके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, तो दम है तो सॉफ्टवेयर में फॉल्ट ठीक करो। मारपीट करने से, उसका अपमान करने से, विरोध करने से। अपने घर में बच्चा गलती करता है तो आप क्या करते हो? अपना बच्चा गलती करता है तो आप उसको बचाने की कोशिश करते हो। दूसरे का बच्चा गलती करता है तो आप बोलते हो कि वो चौराहे में फांसी दो ताकि लोग देख लें। इसका मतलब है कि दूसरे के लिए हमारा ट्रीटमेंट बदल जाता है। अपने जब गलती करते हैं तो उनके लिए हमारा ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाला और दूसरे लोग हैं, उनका सॉफ्टवेयर चेंज करना तो बहुत ही कठिन लगता है। तो कठिन काम से बच के आप बीच का काम करना चाहते हो, इतनी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर दम भी है तो कठिन काम का चैलेंज लिया जाए, और वही स्थायी काम है। हाँ, तो इसके लिए क्या अपने में ही परिवर्तन करके? अभी 6 दिन बाकी। ओके, ठीक है। हेलो। हाँ जी। मुझे ये प्रश्न थी, इससे कम में कोई सोल्यूशन नहीं है। आप डिवोर्स ले लो, एक दूसरे की हत्या कर दो, एक दूसरे को फांसी पे चढ़ा दो, जेल भेज दो, बात करना बंद कर दो, मारपीट कर लो, इस कुछ कोई तरीका काम नहीं आता है। इसलिए बढ़िया सूत्र है कि मानव को भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मानव के साथ सहअस्तित्व पूर्वक ही जिया जा सकता है। कोई रास्ता नहीं। सब प्रयोग हमने करके देख लिया और हम थक गए हैं जी। हेलो, कहाँ हो? हाँ जी। अब भैया मुझे ये दिक्कत थी कि आपने सुख और दुख के बारे में बताया था कि वर्तमान में पीड़ा होती है और भूतकाल में पीड़ा होती है और भविष्य की चिंता रहती है।
तो तुम भविष्य की चिंता में बहुत बहुत मैं चिंता रहता हूँ, बहुत चिंता में रहता हूँ। चिंता में रहते हो, बढ़िया। तो भविष्य की चिंता करें कि भविष्य की योजना बनाएं? लेकिन भैया मैं चिंता में बनाने जाता तो बनता ही नहीं। बस इसका इतना ही मतलब है कि जब समझ नहीं है तो हम चिंता करते हैं, है ना। सूत्र है, चिंतन है तो चिंता नहीं, चिंता है तो चिंतन नहीं। तो जब हमारे पास चिंतन आ जाता है तो चिंता नहीं रहती है। चिंता है इसका मतलब चिंतन नहीं है। चिंतन क्या है इसको आने वाले दिनों में समझेंगे। ठीक है, बढ़िया। हेलो हाँ जी। भैया, कल आपने दो बातें बताई। क्रिया शून्य स्पेस में क्रियाशील एकम है, और फिर आपने स्पेस का डेफिनेशन दिया क्या क्या है। तो जो भी उसकी डेफिनेशन है, तो मुझे लगता है कि यही तो परमात्मा है। परमात्मा की डेफिनेशन भी तो यही है जो आपने कल स्पेस की डेफिनेशन दी। जल्दी भी क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते। तो देखिए, कल जितनी बात हमने की है, भैया ये बोर्ड साफ कर देंगे। यहां तक का बोर्ड साफ, ये पूरा। जी बोलिए, जब तक बोर्ड साफ हो रहा है कुछ और बोलना है तो बोलिए। वो हाँ, ऐसे भी साफ हो जाएगा, देखो। हाँ जी। तो यदि कल से अभी तक की एक काम और करना है कि एक एक दिन करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और 2 दिन हमारे पूरे हो गए। 2 दिन हमारे पूरे हो गए, तो 2 दिन पहले हमने कहां से शुरू किया और हम कहां तक पहुंचे, वो लिंक अपने अंदर बनाए रखिए तो समझना होगा, नहीं तो सुनने में अच्छा लगेगा, बाकी गायब हो जाएगा। तो लिंक बनाए रखें कि हमने कहां से शुरू किया और हम कहां पहुंचे। तो कहां से शुरू किया? तो एक तो क्लैरिटी हमने परसों के दिन में दिन भर में ये किया कि जिंदा रहना जीना नहीं है। एक बड़ा काम, एक बड़ा पड़ाव। पहले क्या जीना नहीं है इसको हमने तय किया, ताकि जब हम जीने की बात करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। तो काफी सारा, लगभग 1 से 1.5 दिन का समय हमारा इस बात में लग गया कि सुविधा पूर्वक जीना जीना नहीं है, धन के साथ जीना जीना नहीं होता, पद के साथ जीना नहीं होता। संवेदनशीलता को हमने जीने का सबसे बेस्ट अभी तक मॉडल माना है। संवेदनशीलता पूर्वक भी जीना नहीं होता। तो फाइनली ये बताया कि भाई जीना क्या है। तो जीना तो इतना ही है कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं। मेरे भाव और विचार सुखदायी कब होते हैं? जब हमेशा उसमें समझण होता है, हमेशा उसमें प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन होता है। तो जब भी मैं सॉल्यूशन के साथ होता हूं जिंदगी के हर आयाम में, चाहे संबंध को लेके है, चाहे बिजनेस को लेके है, चाहे फैमिली को लेके है, चाहे धरती को लेके है कि देश को लेके, तो जब तक मेरे पास सॉल्यूशन होता है इसका नाम सुख है, और मेरे पास कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है इसका नाम दुख है। और हमने ये भी कहा कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, यही मेरी अक्षमता है, और मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो बेसिकली क्रोध मेरी अक्षमता का प्रदर्शन है। अक्षमता एक ही है कि मुझको सुखी होना नहीं आता है, अक्षमता एक ही है कि मेरे पास प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। तो अब तक हमने जितनी चर्चा की तो उसमें ये निकल के आ गया कि ठीक है, जिंदा रहना जीना नहीं है, तो जीना क्या है? तो जीना कुल मिला के 2 ही प्रश्नों का उत्तर है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है वह भी निकल के आ गया कि हमारे जन्म होने के पहले से तय है कि हर मानव जो भी पैदा होगा उसकी तलाश एक ही है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है, निरंतर सुख चाहता है। अब आगे की चर्चा हम कर रहे हैं कि फिर ये जो निरंतर सुख है ये कहाँ है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमारे पास जितनी भी जिंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है जो हमने भोगा हो और जिसमें निरंतर सुख की संभावना हो। ऐसी हमारे पास कोई जगह नहीं। तो फिर कल हम इस बात की चर्चा की कि आखिर यदि सभी मानव ऐसा ही चाहते हैं
और निर्विवाद रूप से चाहते हैं, तो इसका मतलब है इसकी अस्तित्व में पूरा होने की कोई ना कोई व्यवस्था जरूर है। क्योंकि यदि सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब है ये प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। सभी मानव भी अपने आप में पूर्णता चाहते हैं। यदि मानव उस पूर्णता को नहीं पा सकेगा तो मानव अधूरेपन के साथ जिएगा। मानव अधूरेपन के साथ जीता है तो मानव इस सृष्टि का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न इकाई है। इसका मतलब फिर ये सृष्टि अपूर्ण सिद्ध होती है, ऐसा नहीं है। तो कल हमने चर्चा किया कि इसका मतलब है कि यदि सभी मानव प्राकृतिक रूप में सबकी मूल चाहत एक है, तो इस मानव को समझने के लिए कि ये मानव क्या चीज है, हमको पूरे जहाज को समझना पड़ेगा, है ना। सूत्र दिया कि होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो हम होल को, कंप्लीट को, ये कंप्लीट अस्तित्व में, ये धरती पे मानव के प्रकटन में मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव में सुख की चाहना है, इसमें भी मानव का कोई योगदान नहीं है। धरती पे शरीर बना है, इसमें भी मानव का कोई योगदान नहीं है। और मानव मानव के रूप में जन्म लिया है, इसमें भी मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव की जिंदगी केवल यहां से शुरू होती है कि मेरे पास शरीर की ताकत है और सोचने की ताकत है। दोनों ताकत का क्या करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, केवल इतना काम है। हमारे पास शरीर में ताकत है, हमारे पास सोचने की ताकत है। शरीर की ताकत का और सोचने की ताकत का मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, भय ना रहे, अभाव ना रहे, ऐसा मैं जिंदगी भर कोशिश करता हूं। जो मैं कोशिशें करता हूं वो मेरी अपनी मनमानी है। मेरी मनमानी चलने का अस्तित्व में कोई नियम नहीं है। तो बेसिकली जो नियम नेचर में है, अस्तित्व में है, उस नियम को समझे बिना हम सुखी नहीं हो सकते, अभाव से मुक्त नहीं हो सकते, भय से मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां से निकल के आया कि मनमानी से जिंदगी नहीं चलेगी, माई लाइफ माई रूल्स नहीं चलेंगे। अस्तित्व में नियम है, जो नेचर में नियम है, उस नियम को समझने से ही हम सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो हम नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर समझ में आ जाए, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, यहां से हमने कल शाम की बात को शुरू किया। तो धीरे से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़िया, कल काफी अच्छी बात हुई, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं। तो अब हमारे ये ध्यान में आ गया कि बेसिकली जितनी बात मैंने कल की है, एक बार उसको फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। तो हमने ये चर्चा किया कि यदि पूरी अस्तित्व को देखें तो खालिस्तान में इकाइयां हैं, खालिस्तान में अनंत इकाइयां हैं। इस खालिस्तान को हमने अवकाश भी कहा, इस खालिस्तान को हमने स्पेस भी कहा। इस खालिस्तान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको असीम कहा। इस सीमा नहीं है तो आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहा। ये खालिस्तान में मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझको देख सकते हैं, हम तमाम चीजों को देख पाते हैं। इसका मतलब ये खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है। इस खालिस्तान का कोई खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए अखंड है। इसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसलिए अप्रभावित है। इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। ऐसी कुछ चीजों को हमने पहचाना। धीरे धीरे और आगे चलते हैं। फिर हमने ये भी पहचाना कि सृष्टि की सभी इकाइयों को देखते हैं तो सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। क्रियाशीलता का मतलब है कि उनमें गति दिखाई देती है, तरंग दिखाई देती है या दबाव दिखाई देता है। इसको हम क्रियाशीलता को पहचानते हैं। हम सृष्टि में ये भी पहचान पाए कि सृष्टि में एक स्थिति ऐसी भी है जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है। कहां? अंतरिक्ष, है ना, जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है। तो जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है, क्या वहां किसी क्रिया का दर्शन होगा? क्रिया का दर्शन कहां होगा? क्रिया का दर्शन तो इकाई के साथ ही होगा। तो क्रिया का दर्शन इकाई के साथ ही होगा। क्रिया के बारे में हमको समझ में आया, क्रिया का मतलब या तो भौतिक क्रिया, क्रिया का मतलब या तो रासायनिक क्रिया, क्रिया का मतलब या तो जीवन में क्रिया। भौतिक क्रिया का मतलब है सजातीय परमाणु, अणु एक दूसरे को पहचानते हैं, अपने स्वरूप में बने रहते हैं। रासायनिक क्रिया का मतलब है दो अलग अलग प्रकार के अणु
एक दूसरे को इस तरह से पहचानते हैं कि अपने आचरण को छोड़कर किसी तीसरे आचरण को स्वीकार कर लेते हैं, और जब जीवन में बात कर रहे हैं तो सोचना, विचारना, सुखी होना, दुखी होना, यह भी एक क्रिया है। तो क्रिया जब भी मिलेगी तो क्रिया किसी इकाई में मिलेगी। जब हम नेचर में देखते हैं तो क्रिया इकाई नहीं है, जब खाली स्थान है वहां पे किसी क्रिया का दर्शन नहीं होता। इसलिए खाली स्थान के बारे में कहा कि ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है। ये कोई अद्भुत बात है, इस बात को पकड़ने की जरूरत है कि क्रिया शून्यता कोई अद्भुत बात है, क्योंकि सृष्टि में जितनी भी इकाइयां, इकाई मतलब क्रिया, क्रिया मतलब आकार, आकार मतलब आयतन, आयतन मतलब मास, ये सब एक साथ जुड़ी हुई चीज है। जैसे हम क्रिया शून्य बोलते हैं, क्रिया शून्य का मतलब वो इकाई नहीं है। क्रिया शून्यता का मतलब ही है कि वो असीम हो सकता है, क्योंकि क्रिया के साथ होगा तो इकाई होगा तो उसकी सीमा होगी। ये बात ध्यान में, असीमता क्रिया शून्यता की अभिव्यक्ति है। कोई चीज क्रिया होगा तो आकार होगा तो सीमा होगी तो आयतन होगा, वो असीम नहीं हो सकता है। यह भी समझ में आया कि असीम क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया शून्य क्रियाशील नहीं हो सकता है, क्रियाशील क्रिया शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिया शून्य का मतलब ही है कि क्रिया से मुक्त है। तो क्रियाशील वास्तविकता क्रिया शून्य हो जाए यह भी संभव नहीं है, और क्रिया शून्य वास्तविकता क्रियाशील हो जाए यह भी संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ दो अलग अलग तरह की वास्तविकताएं का साथ साथ होने का नाम ये पूरा अस्तित्व है। इसको और आगे समझेंगे तो एक बात अपने को और पता चली कि ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। तो हमने कहा कि असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में यह ब्रह्मांड दिखाई देता है। भैया हाँ जी। एक क्वेश्चन हो रहा है हाँ। कि अंतरिक्ष में हम लोग जब पदार्थ भेजते थे, हाँ। तो वहां पे तो पदार्थ के अंदर तो क्रिया रहती है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया कहाँ है, पदार्थ में है कि अंतरिक्ष में है? नहीं, मतलब अंतरिक्ष में वो भेजने के बाद, जैसे एग्जाम्पल सैटेलाइट, हाँ, तो वहां पे वो प्रोसेस मतलब चालू रहता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली धरती भी तो उसी अंतरिक्ष में है। तो क्रिया जब भी बात करेंगे तो किसी इकाई और क्रिया एक ही बात है। स्पेस और अंतरिक्ष एक ही बात है। तो स्पेस में क्रिया नहीं है, अंतरिक्ष इटसेल्फ में क्रिया नहीं है। अंतरिक्ष में कोई इकाई हमने भेज दिया, इकाई तो क्रिया सहित ही है। और बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। अब थोड़ी सी एक बात यहां और समझ लेते हैं। तो जब हमने कहा कि क्रिया स्पेस और यूनिट्स एकम, स्पेस और एकम की बात करेंगे तो खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य है, और इकाइयां अपने आप में क्रियाशील है। ठीक हो गया? अब यह भी समझ में आता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने कार क्या चीज है? लोहा। इंजन क्या चीज है? लोहा। लेकिन इंजन क्या चीज है? ईंधन को विधिवत जलाने का मैकेनिज्म का नाम इंजन है। ड्रम में पेट्रोल रख के एक तिल्ली डाल दो, सारा पेट्रोल एक साथ जल जाएगा। इंजन क्या चीज है? बूंद बूंद करके पेट्रोल बाहर आएगा, बूंद बूंद करके जलेगा,
और उससे हम अपनी गाड़ी का इंजन घुमाएंगे। तो इसका मतलब है लोहा अपने आप में इंजन नहीं है, तो वो लोहा ईंधन को, ऊर्जा को जलाने का, सिस्टमेटिक तरीके से जलाने का मैकेनिज्म है। तो जला तो हम ऊर्जा को ही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक ऊर्जा नहीं है तब तक कोई बल नहीं है, जब तक कोई बल नहीं है तब तक कोई क्रिया नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है, वो ताकत से हम काम करते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब सभी इकाइयों में बल है, सभी इकाइयां बल संपन्न है। सभी इकाइयां बल संपन्न है, इसका मतलब सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। यहां तक आ गए? सभी साथ साथ चल पा रहे? तो यह निष्कर्ष निकला कि सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। कैसे निकला? क्योंकि सभी इकाइयों में क्रियाशीलता है। बहुत भौतिक एग्जाम्पल लें कि मैं आपके सामने दिन भर खड़ा होकर बोलता हूं, हाँ फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे मैं ही आपके सामने दिन भर खड़ा होकर बोलता हूं, लिखता हूं, चलता हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं कि नहीं? मैं क्रिया कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास कोई ताकत है, मेरे पास बोलने की ताकत है, बोलने की समझ भी है, चलने की भी ताकत है। तो इसका मतलब है बिना ताकत की क्रिया नहीं है, बिना बल की क्रिया नहीं है। और ये बल कहां से आ रहा है? तो शरीर की ताकत कहां से आ रही है? खाने पीने से। एक हफ्ता खाएंगे पिएंगे नहीं तो पता चला अपने से उठ भी नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की ताकत भौतिक चीजों से आ रही है और बोलने की ताकत, विचार की ताकत समझने से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोलने की ताकत आ रही है, शरीर, वो कोई ऊर्जा हम ले रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, शरीर में भोजन डालते हैं, तो इस रूप में ऊर्जा से बल, ताकत और ताकत से क्रिया। ये बात ध्यान में आ गई? तो सभी के ये बात ध्यान में आ गई कि यदि सृष्टि की सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं, पत्थर के अंदर भी, लोहे के अंदर भी एटम में पार्टिकल लगातार घूम रहे हैं, कण लगातार घूम रहे हैं, तो जड़ संसार भी क्रियाशील है ना? ये बात पहचानते हैं कि नहीं? तो इतनी बड़ी हॉल में एक भी पिलर नहीं है, तो इस हॉल को कौन संभाले, इस छत को कौन संभाले हुए है? लोहा संभाले हुए है। लोहा कैसे संभाले हुए है? तो लोहे के अणु परमाणु एक दूसरे के साथ इतनी ताकत के साथ एक दूसरे को लगातार पकड़े रहते हैं कि उस बल को हम छत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी में वो ताकत नहीं है जितनी ताकत लोहे में है। इसका मतलब है किसी भी जड़ चीज के, कोई भी भौतिक चीज के, कोई भी भौतिक चीज अणु परमाणु से मिलकर बनी है। अणु परमाणु एक दूसरे को एक निश्चित ताकत के साथ पकड़े हैं। जैसे पानी में वो अणु परमाणु बहुत कम ताकत के साथ में पकड़े हुए हैं, इसलिए पानी की बूंद बूंद अलग हो जाती है। लोहे के परमाणु अणु एक दूसरे को बहुत ज्यादा ताकत के साथ पकड़े हुए हैं, इसलिए लोहे को जब 800 डिग्री 500 डिग्री जितना भी होता होगा उतना गर्म करके लोहे को पिघला देते हैं, तो लोहा भी बूंद बूंद की तरह, पानी की तरह अलग अलग हो जाता है। तो इतनी गर्मी देने से उसकी वो ताकत अलग हो गई और वो बूंद बूंद पानी की तरह वो भी हो गया। इससे ये बात समझ में आया कि जितना भी जड़ संसार है उसमें भी क्रिया है। उसके अणु परमाणु एक दूसरे को अलग अलग ताकत के साथ पकड़े हुए हैं। ये अलग अलग ताकत ही, सोने की ताकत अलग है, सोना ना लोहे की तुलना में सॉफ्ट है ना, और शायद डायमंड इन सब से भी और हार्ड हो जाता है ना। लोग जो डायमंड का जो इंडस्ट्रियल यूज है वो धातुएं काटने के काम आता है। तो इससे ये समझ में आया कि पूरी सृष्टि में जितने भी जड़ संसार है वो सभी अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं
और हर धातु में, हर चीज में अणु परमाणु एक निश्चित ताकत के साथ एक दूसरे को लगातार पकड़े हुए हैं, उसके उस गुण का प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर पाते हैं। कोई भी पेड़ पौधा है, लगातार बढ़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, फल दे रहा है, मर रहा है। कोई भी शरीर है, पशु है, मानव है, धरती है ना। तो इससे ये समझ में आया कि सृष्टि की सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील है। अब ये क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा कहां से, बल कहां से मिले? इसका मतलब क्रियाशील है, इसका मतलब बल उपलब्ध है तभी क्रिया है। तो बल कहां से आ रहा है? इसका मतलब ऊर्जा संपन्न है तभी बल संपन्न है। तो एक निष्कर्ष ये निकला कि सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। यहां तक पहुंच गए? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाथ उठाओ। नहीं पहुंचे होंगे तो मना करना, मैं फिर रिपीट करूंगा, आप चिंता ना करें। तो इससे यह समझ में आया कि यदि हमको ये समझ में आ गया कि सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। देखो हम कहां पहुंच गए? हम यहां पहुंच गए जिसका उत्तर अभी विज्ञान के पास नहीं है। साइंस में हम ये मान के पढ़ते हैं कि परमाणु के अंदर पार्टिकल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं और ये लगातार गति करते हैं। और कितनी गति करते हैं? हीलियम के ऑर्बिटल पार्टिकल के बारे में जो घूमता है बाहर, उसके बारे में कहा गया कि वो 77 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। तो सभी ऑर्बिटल पार्टिकल, किसी परमाणु के अंदर घूमने वाले सभी कण कम ज्यादा ऐसी ही गतियों से घूमते होंगे। साइंस में हमको यह पता नहीं है कि इन कणों के घूमने के लिए ऊर्जा कहां से आती है। साइंस में हमको यह पता नहीं है कि इस सृष्टि का कोई पर्पस है कि ऐसी फालतू में बन गई है। सृष्टि में हमको ये भी, साइंस में हमको ये भी पता नहीं है कि ये आदमी पैदा हो गया, इसका कोई पर्पस है कि ऐसी खा पी के चल देगा। तो पूरा साइंस स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टडीज है। वो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कैसे काम करता है इसका अध्ययन है, पर्पस का अध्ययन नहीं है पूरा साइंस में। इसलिए विज्ञान के बारे हम लोग बचपन में छोटी क्लासेस में चर्चा करते आ रहे हैं कि विज्ञान मानवता के लिए वरदान है कि अभिशाप है। क्योंकि फाइनली विज्ञान यहां तक पहुंचा कि हमने इतना एटॉमिक वेपन डेवलप कर लिया, यदि इसको एक साथ फोड़ दें तो धरती को 40 साल पहले 40 बार सूरज बना सकते थे, अब 40 साल बाद तो 80 बार बनाने का जुगाड़ होगा। ये बात भी ठीक है कि एक बार सूरज बनाने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे ये समझ में आया कि विज्ञान में हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए विज्ञान अपने आप में लक्ष्य विहीन है। प्रक्रिया दिया तो हम इंजीनियर से इंजीनियर मल्टीप्लाई कर पाए, डॉक्टर से डॉक्टर मल्टीप्लाई कर पाए। तो विज्ञान में कहां मिसिंग है? विज्ञान में ये पता नहीं है कि ये परमाणु के अंदर पार्टिकल जो घूमता है इसके लिए ऊर्जा कहां से आती है। विज्ञान में ये भी पता नहीं है कि आखिर ये सृष्टि कैसे बन गई है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह देते हैं, कोई बहुत वो काम की बात है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्यों बन गई है, ये आदमी क्यों पैदा हो गया है। तो पूरे विज्ञान में पर्पस मिसिंग है। ये सृष्टि में इतनी सारी प्रजातियां बन गई हैं तो ये कैसे बन गई हैं? ये सृष्टि अपने आप में इतनी पूर्ण है, सब कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये कैसे बन गया है, किस मैकेनिज्म से बन गया है, किसने बना दिया है, इसका कोई ठोस उत्तर हमारे पास नहीं है। तो यहां हम इस जगह में पहुंचे कि सृष्टि की सभी इकाइयां यदि क्रियाशील हैं, इसका मतलब सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। यहां हम फाइनली पहुंचे। अब इस पे शोध करते हैं कि आखिर सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता का, सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं, इसके पीछे क्या चीज हो सकती है, इसका क्या स्रोत हो सकता है। तो दो बातें बोल सकते हैं, या तो हम कहें कि इकाइयां अपनी तरीके से ऊर्जित हैं। यदि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर में सभी मनमानी करते हैं तो घर कैसा हो जाता है, व्यवस्था होती है कि कैओस हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है। यदि पूरी सृष्टि को देखें तो एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है
कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पूरे ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज तक सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचाने हुए हैं। पूरी सृष्टि में निगाह मार के आप एक भी इकाई के बारे ये नहीं बोल सकते कि इसके होने का कोई पर्पस नहीं है। कल हमने जो बात की वो इंपॉर्टेंट थी कि सभी इकाइयां मानव के अलावा सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता है। ये बात ध्यान में, लोहे का आचरण, आम का आचरण, नीम का आचरण, शेर का आचरण, बकरी का आचरण, मानव के अलावा सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है। आचरण की निश्चितता को हमने नियम के रूप में पहचाना है। इसलिए हमको लोहे पे ज्यादा विश्वास है कि आदमी पे ज्यादा विश्वास है? लोहे पे ज्यादा विश्वास है ना, क्योंकि लोहा अपना आचरण बदलता नहीं है। आदमी कब अपना आचरण बदल देगा ये हमको भरोसा नहीं है। इसको हमने नियम के रूप में पहचाना। तो मानव के अलावा सृष्टि की सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है, उस निश्चित आचरण की निरंतरता है, और वो निश्चित आचरण की निरंतरता अस्तित्व में व्यवस्था के अर्थ में है। बोल के बता, बोल के बता, क्या बोला? बोलो, माइक, बीच में माइक दो। मानव के सिवा सृष्टि की सभी इकाइयों में निश्चितता है, आचरण की निश्चितता है। एक तिहाई बोला है। हाँ जी, कौन बोलेगा? हाँ जी, इनको माइक दो, मैडम को। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, मानव के अलावा सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है, और इस निश्चितता को हमने नियम के रूप में पहचाना है, और वो अस्तित्व में व्यवस्था के स्वरूप में है, रूप में है। नहीं, हाँ जी, इधर एक माइक। हेलो, हाँ, कहाँ हुआ? हेलो। कहाँ हुआ? हाँ हाँ, मानव की सिवाय सभी इकाइयां एक निश्चित आचरण के साथ चलती है। इससे पूरी सृष्टि, जो आपने बताया कि गैलेक्सी और हमारी सृष्टि सब कुछ एकदम मैनेज होके चलता है, और हमारा आचरण की कोई निश्चितता नहीं है। नहीं, हाँ जी, भैया माइक पास करें इधर। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार भैया। जी लास्ट जी जी, अस्तित्व में मानव के अलावा सारी इकाइयां एक आचरण की निश्चितता के साथ है। यह निश्चितता निरंतर भी है, और यह निरंतरता की वजह कुछ न कुछ उसका उपयोग है, इसीलिए है। चलो थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी, सर, मानव की थोड़ा माइक पास में रखें। मानव के अलावा सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है, और इस निश्चितता की वजह से व्यवस्था है। बीच में एक खड़ी छोड़े। हेलो, हाँ जी, मानव के अलावा सृष्टि की हर इकाइयां का आचरण निश्चित है। बढ़िया। वह निश्चित आचरण की वजह से वो निश्चित है, उसे हमने नियम के रूप में जाना। उसके बाद वो जो नियम है उसका निश्चितता का, वो निरंतर है, इसे हम नियंत्रण कहते हैं। और वो जो निश्चितता है उसका निरंतरता का जो आचरण है नियंत्रण का, वो इस प्रकृति में किसी व्यवस्था के अर्थ में है। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये देखो, ये पूरा क्या भाषा है, क्यों ऐसा बोलने में दिक्कत आती है? ज्ञान के बारे में ये कहा गया कि ज्ञान निर्वचनीय है और अव्यक्त है, और गूंगे का गुड़ है। सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? ज्ञान गूंगे का गुड़ है, उसको बोल के नहीं बताया जा सकता।
इस दर्शन के बाद ये स्थिति बनी कि इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। ज्ञान वचनीय है और व्यक्त है, इसको बताया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसलिए यह संभव हुआ है कि ज्ञान को क्लासरूम में लाया जा सकता है, जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। यह पूरी एब्स्ट्रैक्ट की भाषा है। जिस चीज का कोई आकार, अपन क्या बोलते हैं उसको, अमूर्त, इनटेंजिबल। जो अमूर्त है, जैसे भाव अमूर्त है। अब भाव को कैसे बोले? तो इसका मतलब है कि भाव को यदि बोला जा सकता है तो ही जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये इस अनुसंधान की अद्भुत ताकत है कि जिसको अभी तक हम अमूर्त मान रहे थे, जिसको निर्वचनीय और अव्यक्त कह रहे थे, उसको व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये अनुसंधान अपने आप में प्रश्न मुक्ति अभियान है। आप कहीं से कोई भी प्रश्न लाएं, आपको संतोषजनक उत्तर मिलेगा। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और इस यात्रा में महज 1 साल से अधिक नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति यदि ठीक से 1 साल अपना लगा देगा तो आपको आपकी जिंदगी के क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कैसी मानसिकता हो सकती है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो। कैसी मनस्थिति होगी, कितना आराम आ जाएगा। अभी कितने सारे प्रश्न हमारे पास है। ईश्वर है कि नहीं है, देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, ये किस्मत क्या है, प्रारब्ध क्या है ना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये करूं कि नहीं करूं, ठीक है कि नहीं ठीक है, शादी करना ठीक है कि नहीं ठीक है, लड़की से ही करूं कि लड़की से करूं। और बीच में आप पशु भी ढूंढ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो यहां इतने सारे प्रश्न हैं हमारी जिंदगी में। प्रश्नों के साथ जीना होता है कि प्रैक्टिसेबल आंसर के साथ जीना होता है? अभी हम जी नहीं रहे हैं, भाग रहे होते हैं, किन्हीं परिस्थितियों से भाग रहे होते हैं, किन्हीं समस्याओं से भाग रहे होते हैं। भागना जीना नहीं है ना। भोगना भी जीना नहीं है। जीना तो उत्सव पूर्वक होता है। वो उत्सव पूर्वक जीने का रास्ता मिले तो मानव ज्ञान पूर्वक ही जीना होता है। ज्ञान वचनी है और व्यक्त है। इस स्थिति में आने के बाद में हम ज्ञान पे बातचीत कर पाएंगे, नहीं तो हम भौतिक वस्तु के बारे ही बातचीत कर पाते हैं। बढ़िया। तो कहां पहुंच गए हम? पहुंचे अद्भुत व्यवस्था का मतलब है, एक बात यहां से शानदार समझ में आती है कि सृष्टि की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ उस पूर्ण व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती है। बोल के बताओ, ये बोल के बताओ। माइक दो, माइक इधर एक माइक पास करें। हेलो हेलो हेलो। बोलिए बोलिए। सृष्टि की सारी इकाइयां हाँ अपने पूर्ण रूप से यानी समझती है कि अपने संबंध नहीं, अब आपकी भाषा हो गई। सृष्टि की सारी इकाइयां हाँ उस पूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हाँ एक दूसरे से अपने संबंध को पहचाने हुए हैं। शानदार, फिर से बोलिए। सृष्टि की सारी इकाइयां उस पूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में एक दूसरे के संबंध को पहचाने हुए हैं। एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचाने हुए। ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है। हम कैसे पहचाने हुए हैं परिवार में संबंध एक दूसरे के साथ? हम परिवार में भी एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं? किसी की कोई चीज को पसंद करते हैं, किसी की कोई चीज को ना पसंद करते हैं। कभी अपने अनुरूप हो जाए तो बहुत प्यार आता है, और अपनी बात ना माने तो लगता है इसके साथ तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है हम तो परिवार में भी संबंध नहीं पहचाने हुए हैं, अपने साथ भी संबंध, कभी अपने पे प्यार आता है, कभी अपने पे गुस्सा आता है। और पड़ोसी का तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब है यहां जब बात चली ही है तो इस बात को भी पकड़ लें कि हमने संबंध को कैसे पहचाना है।
हम मानव ने परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचाना है? शरीर के आधार पर। हमने सुख को कैसे पहचाना है? शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर। जो शरीर के लिए अनुकूल हो जाए इसका नाम सुख है, जो शरीर के लिए प्रतिकूल हो गया इसका नाम दुख है। इस आधार पर हमने अपना पराया का भेद किया है। तो यहां पे ये समझ में आया कि पूरी सृष्टि में संबंध का आधार क्या है। तो उस पूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, पूर्ण व्यवस्था कितनी? इस प्लेनेट की, इस सौर मंडल की, इस गैलेक्सी की, कि अनंत गैलेक्सीज की। शायद यूनिवर्स शब्द भी छोटा पड़ता है क्योंकि यूनिवर्स भी किसी गैलेक्सी के संदर्भ में आता है, पता नहीं मुझको। अनंत गैलेक्सीज, जहां हमारी धरती का अस्तित्व एक कण के मात्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था के संदर्भ में सृष्टि में इस धरती का एक पौधा, इस धरती का एक एटम, इस धरती का एक मॉलिक्यूल उतनी बड़ी व्यवस्था के साथ हमेशा अपने संबंध को पहचाने हुए, तब ये व्यवस्था चल रही है। इसका मतलब इन सृष्टि की सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्वरूप में आपस में कोई संबंध होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है सृष्टि की सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार कोई एक ही वास्तविकता है, तभी ये आपस में उस पूर्ण व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानते हैं। जैसे हम एक कंपनी में काम करते हैं, हम एक क्लास में कभी पढ़े थे तो क्लासमेट कहलाते हैं, एक कंपनी में काम किए हैं और एक माँ से पैदा होते हैं तो सारी जिंदगी झगड़ा करें लेकिन भाई भाई और भाई बहन कहलाते हैं। सृष्टि की सारी इकाइयां कहाँ हैं? हम तो एक माँ के गर्भ से बाहर आ गए, लेकिन सृष्टि की सारी इकाइयां उस बड़ी माँ के गर्भ में हैं, जहां से बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम सभी आपस में संबंधी हैं। ये जो रिलेशन है, ये जो सेंस ऑफ वननेस है, ये जो आपस में कोई संबंध को हम पहचानते हैं, ये संबंध को पहचानने का आधार है। तो क्या चीज है वो जो सबके लिए समान रूप से प्राप्त है? क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है? क्या चीज है? क्या चीज है? सभी इकाइयां कहाँ हैं हमेशा हमेशा के लिए? खालिस्तान में। और क्या खालिस्तान से बाहर निकालने की कोई कल्पना हम कर सकते हैं? इकाई को निकाल के खालिस्तान से बाहर ले जाएं, इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सभी इकाइयां सदा सदा के लिए खालिस्तान में हैं। तीसरी कोई चीज है नहीं, भी खालिस्तान है, खालिस्तान में इकाइयां हैं, सारी इकाइयां ऊर्जित हैं, इस प्रकार से ऊर्जित हैं कि आपस में संबंध को पहचानती हैं। तीसरी कोई चीज है नहीं। और एक इकाई से सारी इकाइयां ऊर्जित हैं, ऐसा है नहीं। इसका मतलब है क्या बचा? क्या बचा? खालिस्तान। इसका मतलब खालिस्तान खाली नहीं है। इसका मतलब खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। इस ऊर्जा में होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। ये खालिस्तान एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए, हमने पहले क्रिया शून्यता को पहचाना था, एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा स्वरूप है एक ऐसी, अभी ऊर्जा बोलने से हमारे अंदर जो कंडीशनिंग है वो क्रिया की है, ऊर्जा बोले तो क्रिया। लेकिन ये एक अलग तरह की महिमा हमारे सामने आई जहां हमारी जड़ संसार की कल्पना काम नहीं करती। एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं में क्रिया शून्य है और समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है,
और उस ऊर्जा में होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। क्या मतलब है? एक बार दोबारा बोल दो जी। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे ध्यान में आ गया कि इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो कैसा है। खाली स्थान में इकाइयों के बारे ये समझ में आया कि सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता कहां से आई? इकाई और क्रिया के अलावा, इकाई और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं। और इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हो नहीं सकती क्योंकि उनके बीच का जो सामंजस्य है वो परिभाषित होता नहीं। सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित होंगी तो उनके बीच में व्यवस्था परिभाषित नहीं होती। सभी इकाइयां इस प्रकार ऊर्जित हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सीज तक एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार एक है, तभी ये आपस में संबंध को पहचानती हैं। क्या चीज है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है? सभी इकाइयां कहां हैं? खाली स्थान में है। इसका मतलब खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है और सभी इकाइयां इस ऊर्जा में होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पात्रता अनुसार ऊर्जित होने का मतलब जिसकी जितनी ऊर्जा लेने की कैपेसिटी है वो इतनी ऊर्जा इस खाली स्थान से ऊर्जा से ले लेता है। कैसे? जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, हॉल में, इस हॉल में इलेक्ट्रिसिटी का लाइन चल रहा है। उस इलेक्ट्रिसिटी की लाइन पे कैमरा भी लगा है, एलईडी भी लगा है, माइक भी लगा है, एसी भी लगा है, हीटर भी लगा है, सब लगे हैं। कौन कितनी ऊर्जा लेता है? लाइट ऊर्जा देती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऊर्जा लेता है? वो जितने वोल्टेज का होता है, वोल्टेज का मतलब ही है कि वो कितनी ऊर्जा लेगा। तो कितनी वोल्टेज का है और क्या एप्लीकेशन करेगा, क्या काम करेगा, तो पंखे का वोल्टेज तय है और पंखा क्या काम करेगा ये तय है। एसी का वोल्टेज तय है, एसी कितनी ऊर्जा लेगा, कितनी बिजली लेगा ये तय है और क्या काम करेगा ये भी तय है। इसका मतलब ये हुआ, इसी प्रकार से ऐसे समझिए कि जैसे बिल्कुल वातावरण, ये पूरा खाली जगह ऊर्जामय है। इस ऊर्जा में सभी जड़ चैतन्य, सभी इकाइयां हैं, मानव भी है। इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। कैसी पात्रता है? जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। परमाणु, अणु उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार, पेड़ पौधे उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होते हैं। स्पंदनशीलता मतलब कोशिका का सांस लेना। तो पेड़ पौधे उसको पाकर पेड़ पौधों के रूप में व्यक्त होते हैं। पशु पक्षी उसको पाकर जीने की आशा के रूप में व्यक्त होते हैं। भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है और जागृत मानव उसको पाकर ज्ञान स्वरूप में व्यक्त होता है। बात पहुंची? माइक। आपने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में से इतना वोल्ट होता है, तो उसमें जैसे फैन कितना लेता है, एसी कितना लेता है, वो उसमें इतनी पावर होती है कि उसमें काफी कैपेसिटी होती है और उसके अकॉर्डिंगली सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लेते रहते हैं उसमें इतनी एनर्जी। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, ये भाषा पहुंच गई? फिर से रिपीट करूं? रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। तो पता चला कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है।
इसलिए उसको एक नाम निरपेक्ष ऊर्जा भी दिया। जैसे एक हमारे पास सापेक्ष ऊर्जा है। सापेक्ष ऊर्जा का मतलब है जिसके होने का दूसरा कोई कारण हो, उसका नाम सापेक्ष ऊर्जा है। जैसे हाइडल पावर का मतलब पानी से आए रहे, एटॉमिक पावर का मतलब एटम से आएगा, और क्या थर्मल पावर का मतलब कोयले से आएगा। जिसके होने का दूसरा कोई कारण है उसका नाम सापेक्ष ऊर्जा है, और जिसके होने का दूसरा कोई कारण नहीं है ना। ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, इसका कोई दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए इसको एक नाम निरपेक्ष ऊर्जा है। ये निरपेक्ष ऊर्जा सृष्टि की सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, इसलिए इसको एक नाम मूल ऊर्जा भी है। तो निरपेक्ष ऊर्जा, मूल ऊर्जा, ये निरपेक्ष ऊर्जा सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है ना, इसलिए इसको एक नाम साम्य ऊर्जा। तो साम्य ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, मूल ऊर्जा खाली स्थान को ही कह रहे हैं। तो खाली स्थान खाली नहीं है, वो ऊर्जा स्वरूप है, उसको निरपेक्ष ऊर्जा कहा, मूल ऊर्जा कहा, साम्य ऊर्जा कहा, अलग अलग नाम दिए अलग अलग अर्थ को समझने के लिए। तो खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर मूल ऊर्जा में होने मात्र से, है ना, पाकर ऐसा लगता है कभी नहीं था और कभी है। जड़ संसार मूल ऊर्जा, जड़ संसार मूल ऊर्जा में होने मात्र से इसके मूल में यह सूत्र लिखना जरूरी है कि सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है ना। जो जड़ संसार मूल ऊर्जा में होने मात्र से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। प्राण संसार मूल ऊर्जा में होने मात्र से स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है, स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। जीव संसार पशु पक्षी में मूल ऊर्जा को पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है। भ्रमित मानव जो जिंदा रहने को जीना मानता है, भ्रमित मानव इसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जागृत मानव, जागृत मानव मूल ऊर्जा में होने मात्र से उसको पहचान कर संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। तो कुल यात्रा इतनी है, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और संज्ञानशीलता।
हाँ, जीव में संवेदनशीलता का भ्रूण रहता ही है। मानव तो संज्ञानशीलता में जीने के अर्थ में। अभी हम देखते हैं हम ही संवेदनशीलता में नहीं है, तो हमको लगता है यार उधर खराब लिखा हुआ है। अपनी गरीबी दिखती है इसको देख के। हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव? अभी हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। आचरण से मानव हो जाएं, इसी के लिए मानव शरीर की यात्रा है। हम मानव के आचरण को पा जाएं, इसलिए हम मानव शरीर को चलाते हैं। इससे कम में हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? इससे यह भी समझ में आया, अब आगे चल रहे हैं, आगे चलो। इससे यह भी समझ में आया कि मूल ऊर्जा अपने मिनिमम स्वरूप में पदार्थ अवस्था से व्यक्त होती है और अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत मानव से व्यक्त होता है। इसका मतलब मानव के अलावा सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है, वो बदलती नहीं है। इसका मतलब क्या है? लोहा हमेशा लोहा ही रहेगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम रहेगा, आम आम रहेगा, गाय गाय रहेगी, पशु शेर शेर रहेगा। लेकिन मानव आज का कितने भी निम्न स्तर पे जीता हुआ मानव कल का भगवान है ही। तो मानव एकमात्र इकाई है जिसमें संस्कार पूर्वक, जिसमें शोध पूर्वक समझने से अपनी पात्रता में विकास देखा जाता है। तो मानव की पात्रता बदलती है, पात्रता पूर्वक ही मानव समझता है। मानव की पात्रता विकसित हो सके ताकि वो संपूर्ण को समझ सके, यही हमारी समझने की यात्रा है। तो मानव शरीर के माध्यम से मूल रूप में पशु और मानव में फर्क इतना ही है कि मानव में समझने की क्षमता है। मानव संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सकता है, इसलिए मानव का नाम व्यक्ति है। तो हम संपूर्ण को समझ पाएं, यही हमारी यात्रा है। संपूर्ण को समझ जाएं, यही प्रकृति के नियम को समझना है। संपूर्ण को समझ जाएं, इसी का नाम समझन है। संपूर्ण को समझ जाएं, इसी का नाम प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन है। संपूर्ण को समझ जाएं, इसी का नाम संज्ञानशीलता है। इसी का नाम हमेशा खुश रहना है। तो क्या समझ में आया? मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने निश्चित आचरण के साथ हैं। सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है। सभी इकाइयां प्राकृतिक विधि से अपने आचरण को व्यक्त करती हैं। सभी इकाइयां के निश्चित आचरण से इकाइयों की पूर्णता व्यक्त होती है। तो सभी इकाइयां अपने आचरण की पूर्णता के साथ हैं। मानव में अपनी पूर्णता की प्यास है। मानव कैसा है? वो अपने अधूरेपन से मुक्ति चाहता है। वो भ्रम से मुक्ति चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है, अभाव से मुक्ति चाहता है। भ्रम, भय और अभाव से मुक्ति पा जाए, प्रेम पूर्ण हो जाए, इसी का नाम सुख है। तो बेसिकली मानव की पूर्णता, जिसको कहा मानव की पूर्णता का मतलब है वो हमेशा खुश रहे, यही मानव की पूर्णता है। हमेशा खुश रहने का मतलब ही है कोई भय उसको छूता नहीं है, कोई अभाव उसको छूता नहीं है, कोई दुख उसको छूता नहीं है। हम किसी ऐसी मनस्थिति को पाना चाहते हैं जहां हमेशा हमेशा के लिए मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाए, किसी भय अभाव से मुक्त हो जाए, हमेशा के लिए वो प्रेम पूर्ण हो जाए और मैं सुख सागर में गोता लगाते रहूं। बढ़िया, ये ठीक हो गया। अब कितनी बातें हमारे और ध्यान में आ गई। तो ये पता चला कि ये खालिस्तान जिसको हमने असीम पहचाना, इसकी सीमा नहीं है, इसका आकार नहीं है इसलिए निराकार है, इसके आर पार देखा जा सकता है इसलिए पारदर्शी है, इसका खंड नहीं किया जा सकता इसलिए अखंड है, इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता इसलिए अप्रभावित है,
इसके जैसा कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। इसमें ये क्रिया से मुक्त है, क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है तो इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, ये कहीं से आया नहीं, गया नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, देखता नहीं, क्योंकि क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का मतलब है ये अजन्मा है, अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म होना भी क्रिया है, मरना भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है ना, देखना भी क्रिया है। इसलिए ये दृष्टा नहीं है, इसलिए ये दृष्टा नहीं है, इसलिए ये कर्ता नहीं है, इसलिए ये भोगता नहीं है, क्योंकि दृष्टा कर्ता भोगता भी क्रिया है। ये देखता नहीं है, ये करता नहीं है, ये कुछ भोगता नहीं है ना। खाली स्थान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, वो पूर्ण है। ना इसमें से कुछ कम किया जा सकता है, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसा है वैसा है, हमेशा है, हमेशा है और हमेशा ऊर्जा स्वरूप है। उसमें होने मात्र से सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। एक वास्तविकता जो कभी नहीं बदलती है, हमेशा एक जैसा बना रहती है, इसलिए इसी का नाम सत्य है। ये खाली स्थान, जैसे हम किसी व्यक्ति को ज्ञानी कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये आदमी इलेक्ट्रिकल के मामले में ज्ञानी है, ये आदमी सिविल कंस्ट्रक्शन के मामले में ज्ञानी है, ये आदमी खेती के मामले में ज्ञानी है। इसका मतलब, ज्ञानी का मतलब कि उस सिविल इंजीनियरिंग के मामले में जो भी कुछ आपस में मिट्टी का, पत्थर का, लोहे का, सीमेंट का, धरती का, पानी का, आपस में जो भी रिलेशनशिप है, पहचानना, निर्वाह करना है, ये उसको पहचानता है। जैसे किसान क्या पहचानता है? मौसम को पहचानता है, बीज को पहचानता है, ठंडी को, गर्मी को, खाद को, नमी को। तो जो उससे रिलेटेड चीजों को पहचानता है, उसको हम उस क्षेत्र का ज्ञानी बोलते हैं। पूरी सृष्टि में देखें, अब पूरी सृष्टि को देखें कि पूरी सृष्टि कैसे बनी, है ना। पूरी सृष्टि कैसे बनी तो पता चलता है कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है। अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं? अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सारी इकाइयों में नियम कहां से आया, सारी इकाइयों में नियम कहां से आया, और ये भी समझना पड़ेगा कि ये इकाइयां कहां से आई। तो धीरे से पहले ये सृष्टि में सारा सामान कहां से आया, फिर ये सारी चीजें कैसे बनी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात ये भी समझने की है कि ये खाली स्थान कहां से आया। खाली स्थान कहां से आया, है ना। आया मतलब क्रिया, आया मतलब क्रिया, जन्म मतलब क्रिया, बनना मतलब क्रिया, और ये क्रिया से मुक्त है। इससे ये पता चला, क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन कहां से आता है कि कहां से आया, क्योंकि हमने बच्चे को मां से आते हुए देखा, चीजों को फैक्ट्री से आते हुए देखा, अनाज को खेत से आते हुए देखा, हमने हर चीज को कहीं से आते हुए देखा है भौतिक संसार में। इसलिए हमारा भौतिक माइंडसेट ये कहता है कि ये भी कहां से आया। तो कहां से आया, उस वास्तविकता का दर्शन किया, उसको समझा, तो पता चला ये क्रिया शून्य है। इसका मतलब ये समझ में आया, ना गया, ना जन्म, ना मृत्यु। इसका मतलब ये है, आया गया गिर गया। अब ये खालिस्तान कहां से आया, तो पता चला कि यहां आया गया दोनों गिर गया, क्योंकि वो स्वयं में क्रिया शून्य है।
क्रिया शून्य का मतलब है ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना आना है, ना जाना है, ना लेना है, ना देना है, केवल होना है। एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से ये सृष्टि प्रकट है। अब ये इकाइयां कहां से आई? सृष्टि की सारी इकाइयां कहां से आई? सृष्टि की सारी इकाइयां कहां से आई? इनको किसने भेज दिया? यदि ऊर्जा से आई तो ऊर्जा में क्रिया हो गई, खाली स्थान से आई तो खाली स्थान में क्रिया हो गई। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है? देता नहीं है, इकाइयां लेती हैं, क्योंकि देना तो क्रिया हो जाएगा। इसको बहुत गहरे में समझने की जरूरत है कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का है मतलब कुछ भी क्रिया वहां पे नहीं है। एक ऐसी वास्तविकता जिसका होना है। मैंने पहले भी कहा कि क्रिया शून्यता ही वो महिमा है जिसमें हम असीमता को परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि क्रिया होगी तो इकाई होगी, इकाई होगी तो सीमा होगी, सीमा होगा तो आकार होगा। तो हर इकाई का कोई आकार होना ही है। यदि कोई ऐसी वास्तविकता है जो स्वयं में असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसका मतलब है वो इकाई नहीं है, तभी वो असीम हो सकता है। तो असीमता क्रिया शून्यता की अभिव्यक्ति है। इस रूप में देखेंगे अखंडता, खंड हो गया तो क्रिया हो गई। अखंडता भी क्रिया शून्यता की अभिव्यक्ति है। इस तरह से आप देखेंगे जितनी सारी चीजें अप्रभावित, प्रभावित हो जाना भी क्रिया, इसलिए वो क्रिया से मुक्त। तो जितनी सारी क्वालिटीज हम देख रहे हैं, निराकार का मतलब ही असीमता है, अखंडता का मतलब ही क्रिया शून्यता है, अप्रभावित का मतलब ही क्रिया शून्यता है। तो क्रिया शून्यता कोई अद्भुत महिमा है। तो हमको पता चला कि खाली स्थान एक ऐसी महिमा जो खुद ना किसी से पैदा हुआ, ना इससे कोई पैदा हुआ। खाली स्थान किसी से पैदा नहीं हो सकता है, और खाली स्थान से भी कोई पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि पैदा होना क्रिया होगा। तो ना ये किसी से पैदा हुआ, ना इससे कोई पैदा होता है, और तीसरी कोई चीज है नहीं इकाइयों के अलावा। तीसरी कोई चीज है नहीं। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूं, खाली स्थान और इकाइयों के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसका मतलब इकाइयां खाली स्थान से पैदा नहीं हुई हैं, और तीसरी कोई चीज है नहीं। तो इकाइयां कहां से आई? है। तो पता चला कि इकाइयां भी हैं और हैं। तो पता चला कि कोएग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में यह अस्तित्व है। खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप में ऊर्जित इकाइयां। इसी को सह अस्तित्व कहा, इसी को सह अस्तित्व कहा। मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, क्योंकि इकाइयों को मूल ऊर्जा से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो यहां हमारी ये क्लैरिटी बनी कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। अब सभी इकाइयां नियम से कैसे हैं, और ये पूरी सृष्टि कैसे बनी, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ये पता चला, जैसे मान लीजिए लोहे का परमाणु है। लोहे के परमाणु में कितने अंश होंगे? जितने होंगे निश्चित होंगे कि बदलते रहेंगे? लोहे के परमाणु में अंश जितने होते हैं हमेशा उतने ही होते हैं कि कभी 10 होंगे, कभी 12 होंगे, कभी 25 होंगे? जितने होंगे उतने ही रहेंगे, निश्चित होंगे। तो लोहे के परमाणु में जितने अंश हैं उतनी ऊर्जा उन अंशों के द्वारा ग्रहण की गई।
ये बात ध्यान में, लोहे के परमाणु में अंशों की संख्या निश्चित है, इसलिए जितनी ऊर्जा वो ग्रहण कर सकते हैं वो भी निश्चित है। जितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं वो निश्चित है, इसलिए हमेशा लोहे के परमाणु का आचरण भी निश्चित है। इसी का नाम नियम है। नियम पकड़ में आया? तो क्या पकड़ में आया? हमको यह भी समझ में आया कि कोई भी परमाणु मूलतः अंशों से मिलके बना है। तो अंशों को कैसे समझ में आ गया कि तुमको मिलके परमाणु हो जाना है और अंशों को कभी आपस में झगड़ा नहीं करना है? इसका मतलब अंश भी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने मात्र से वो पूर्णता के अर्थ में प्रेरित है। देखो, अब सृष्टि का पर्पस समझ में आता है। पूरी सृष्टि का पर्पस क्या है? पूरी सृष्टि में सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में है, क्योंकि वो पूर्णता में ऊर्जित हैं, पूर्णता में गर्भित है ना? जैसे जलेबी को चाशनी में डाल दें तो जलेबी क्या है? मैदा। और चाशनी में डालने से क्या हो गया? चाशनी गरम तो जलेबी गरम, चाशनी येलो तो जलेबी येलो, और चाशनी गुलाबी तो जलेबी गुलाबी, और चाशनी मीठी तो जलेबी मीठी। तो बेसिकली जो जिसमें ऊर्जित है, उससे प्रेरित है, उसके गुणों से प्रभावित है, तो मूल ऊर्जा में होने मात्र से मूल ऊर्जा अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण में ऊर्जित होने मात्र से हर इकाई पूर्णता के अर्थ में प्रेरित है। पूर्णता के अर्थ में प्रेरित होने से वो व्यवस्था के रूप में व्यक्त है। कैसे पता चला? एक परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर दूसरे परमाणु को पहचान कर उसके साथ व्यवस्था को व्यक्त करता है। एक परमाणु अपने आप में व्यवस्था है, कोशिका अपने आप में व्यवस्था है, शरीर अपने आप में व्यवस्था है, पेड़ पौधा अपने आप में व्यवस्था है, गाय अपने आप में व्यवस्था है। सृष्टि की हर इकाई अपने आचरण की निश्चितता के साथ है। इसका इतना ही मतलब है कि सृष्टि की सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, पूर्ण में गर्भित हैं, इसलिए पूर्णता की ओर प्रेरित हैं। पूर्णता आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त होती है। बोल के बताओ। जी, पूर्णता आचरण के अभिव्यक्त में निश्चित होती है। अच्छा प्रयास। फिर से रिपीट करता हूं और फिर आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप बोलेंगे, है ना? हाँ जी, माइक बंद करिए। खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है और खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है, और सभी इकाइयां उस पूर्ण में ऊर्जित हैं और अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं। पूर्ण में ऊर्जित होना ही पूर्णता के अर्थ में गति है। पूर्णता के अर्थ में गति ही व्यवस्था के रूप में व्यक्त होना है ना? एक लोहे का परमाणु अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है, क्योंकि लोहे के परमाणु में अंश निश्चित है, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप हमेशा एक जैसा है, इसलिए उसका आचरण भी एक जैसा है। इस प्रकार सृष्टि की सभी इकाइयां अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित हैं। सभी पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त होता है। अभी मैं थोड़ा सा लंबा बोल दे रहा हूं।
आपके लिए छोटा करके बोलूंगा, लेकिन एक बार बात ध्यान में आ जाए, मानव भी उसी पूर्ण ऊर्जा में ऊर्जित है। उसी पूर्ण ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण हमारा शरीर एक अपने आप में व्यवस्था है। शरीर कैसे व्यवस्थित रहता है? आप सोचिए, रोज हजारों कोशिकाएं मरती हैं, रोज हजारों कोशिकाएं नई बनती हैं और अपने आप मरी हुई कोशिकाएं सही कोशिकाओं से रिप्लेस हो जाती हैं। ये मैकेनिज्म लगातार चल रहा है। इसका मतलब है, चाहे हमारा शरीर शरीर के रूप में बना रहता है, चाहे ये धरती सूरज के चक्कर लगाती रहती है, ये पूरा सौरमंडल किसी गैलेक्सी के चक्कर लगाते रहता है, एक बीज में पेड़ पौधे के सारे गुण होते हैं। वो पेड़ पौधा अस्तित्व के साथ अपने संबंध को पहचानते हुए अपने पूरे साइज को लेता है, फल देता है, मल्टीप्लाई करता है। पूरी सृष्टि का काम, पूरी सृष्टि में कण कण, है ना, ऊर्जित है और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। इसलिए इतनी सारी प्रजातियां, इतना सारा सिस्टम स्वचालित है। ये इस खाली स्थान की मूल ऊर्जा की महिमा है। तो इससे क्या समझ में आया कि सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, पूर्णता में ऊर्जित हैं, इसलिए अपने में आचरण की पूर्णता को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार एक सब एटॉमिक पार्टिकल उस पूर्ण ऊर्जा को पाकर दूसरे परमाणु को पहचान कर परमाणु के रूप में व्यक्त होता है। परमाणु दूसरे परमाणु को पहचान कर अणु के रूप में व्यक्त होता है। अणु किसी रासायनिक क्रिया के फल में कोशिका के रूप में व्यक्त होता है। कोशिकाएं मिलके किसी टिश्यू के रूप में, टिश्यू मिलके किसी ऑर्गन के रूप में, ऑर्गन मिलके किसी शरीर के रूप में, और ये पूरी धरती में अनंत इकाइयां व्यक्त हैं और पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अनंत ग्रह गोल नक्षत्र अपनी अपनी गति के साथ है। इससे क्या समझ में आया? सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि बनाई कि सृष्टि बनी है, प्रकट है? तो सृष्टि में निर्माण करता है कि सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रकटन है? पता चला कि ये सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रकटन है। और कैसा प्रकटन है? उसके 4 सूत्र हैं। उसके 4 सूत्र हैं। तो पता चला कि ये अस्तित्व जो कुछ भी है वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब क्या है? सह अस्तित्व का मतलब है मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। एकम, इकाइयां मतलब एकम। अस्तित्व सह अस्तित्व है। बोला ये जो सह अस्तित्व है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान मतलब हमेशा है। इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, ये हमेशा ऐसा ही बना रहता है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। क्योंकि सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए मूल ऊर्जा में है। ऊर्जा में होने मात्र से वो ऊर्जित है, इसलिए वो प्रभाव, प्रेरणा, पूर्णता के अर्थ में प्रेरणा हमेशा सभी इकाइयों को उपलब्ध है। मूल ऊर्जा में होने मात्र से सभी इकाइयों को पूर्णता के अर्थ में ऊर्जा हमेशा उपलब्ध है। मानव के अलावा सभी इकाइयां इस पूर्णता, इस प्रेरणा को पाकर आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त होती हैं। मानव में यही प्रेरणा पूर्णता की प्यास के रूप में व्यक्त होती है। तो जब तक मानव को लगता है कि पैसा होने से पूर्ण हो जाऊंगा, वो पैसे के लिए दौड़ता है। किसी को लगता है पद होने से पूर्ण हो जाऊंगा, वो पद के लिए दौड़ता है। किसी को लगता है सुंदर दिखने से पूर्ण हो जाऊंगा, वो सुंदरता के लिए दौड़ता है। किसी को लगता है ज्ञान होने से पूर्ण हो जाऊंगा, वो ज्ञान के लिए दौड़ता है। आज भी हम सभी मानव
अपनी अपनी चेतना के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार पूर्णता के लिए ही प्रयास करते हैं। हमारा इंश्योरेंस लेना क्या है कि हम भय से मुक्त होना चाहते हैं। तो सारा जो कुछ भी प्रयास देखेंगे, चाहे हम सही दिशा में करें कि गलत दिशा में करें, हम उस पूर्णता में ऊर्जित हैं, इसलिए सारा प्रयास उसी अर्थ में बना ही रहता है। उसका एड्रेस गलत है, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। यदि हमने मान ही लिया है कि जिंदा रहना ही जीना है, तो कुछ भी प्रयास करें मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जीना तो हम चाहते हैं, ये प्रयास तो दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो नित्य प्रभावी है, नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रभावी होने के कारण नित्य प्रगटनशील है और चार अवस्थाओं के रूप में, चार अवस्थाओं के रूप में सृष्टि प्रकट है। है ना? मटेरियल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, चार अवस्थाओं के रूप में मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव के रूप में सृष्टि प्रकट है। मानव के अलावा, मानव के अलावा सभी इकाइयां एकम अपने निश्चित आचरण के साथ हैं। ये बाय नेचर है। पशु को किसी शिविर में जाना नहीं पड़ता। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है, क्योंकि पूर्णता की प्यास है, क्योंकि वो पूर्णता में ऊर्जित है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। ज्ञान पूर्वक मानव निश्चित आचरण को व्यक्त करता है। यही संज्ञानशीलता है। इतनी कहानी, टोटल कहानी मानव जाति की इतनी है। बढ़िया, बोलिए भैया। हाँ जी, ये भगवत गीता में, अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत लाइए, बस आप ही रहिए। भगवत गीता बाद में सुनेंगे, पहले आपकी गीता सुनेंगे भैया। हाँ, माइक थोड़ा दूर करिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा माइक ऐसे करिए, पेट पे रखिए। जो शुरुआत की इकाई की बात की, आपने बोला कि क्रिया शून्य है, खालिस्तान, और जब आपने बताया कि ऊर्जा स्वरूप भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, वो जड़ संसार के माइंडसेट से आता है। अभी हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, मैंने कहा भी था, ऊर्जा मतलब क्रिया। हाँ, तो एक तो पता चला कि जैसे वायरस आंख से दिखता है, नहीं दिखता। बैक्टीरिया आंख से दिखता है, नहीं दिखता। हवा आंख से दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन हवा का स्पर्श पता चलता है। वायरस का तो वो भी पता नहीं चलता है, जबकि वायरस तो बहुत फिजिकल लेवल की चीज है। इसका मतलब है हमारा जिंदा रहने के धरातल पर जो हमारा तर्क है, वो भी जड़ संसार से जुड़ा हुआ है। जो सूक्ष्म संसार की वास्तविकता है, वो हमारे तर्क में अभी नहीं आ रही है। इसका मतलब है संसार को हमारा लॉजिक के अनुसार होना है कि हमारे लॉजिक को सच्चाई के अनुसार होना है? सच्चाई के अनुसार। तो हमारा लॉजिक सच्चाई के अनुसार हो जाए तो सच्चाई सामने आ रही है, उसको समझने के लिए लॉजिक लगाया जाए। और आप जो लोहे की बात कर रहे थे, लोहे के अंश की बात कर रहे थे, जो उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी बात कर रहे थे। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जित, ऊर्जित का गुजराती मीनिंग क्या होता है? आप ही बताओ। एनर्जाइज, पावर्ड,
यानी कि वो जो रेड रेड में लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा गुजराती में? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। हाँ। तो जितनी भी इकाइयां हैं वो मूल ऊर्जा से ऊर्जा पाके वो ऊर्जित है, एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज यानी कि उसमें रहता है या खुद ही पैदा होता है, ऐसा होता है मीनिंग? ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। स्वरूप है, हाँ। और इकाई उस खाली स्थान में होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार एनर्जाइज्ड होता है। रहने से ही वो एनर्जाइज होता है, रहने मात्र से। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।